Hello everyone, this is Ritika Goswami, your commerce educator and mentor. Hope you all are doing well. So welcome back to my channel Study Commerce with Ritika. तो पार्ट वन में हमने टोटल अपने 10 एमसीक्यूज को सॉल्व किए चैप्टर टू दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की और हमने दो होमवर्क क्वेश्चन लिया हुआ था। एक हमारा होमवर्क क्वेश्चन मेंटल रिवॉल्यूशन टर्म से रिलेटेड था और एक हमारा होमवर्क था कि एक प्रिंसिपल दिए हैं फ्यूल के और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फ्यूल के प्रिंसिपल की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो जो आपका मेंटल रिवॉल्यूशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो ये था कि मेंटल रिवॉल्यूशन जो ये टर्म है वो हमने किस में मेंशन किया हुआ है। तो जो ये मेंटल रिवॉल्यूशन टर्म है वो एफ डब्ल्यू टेलर के हार्मनी नॉट डिस्कार्ड जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये रहा। और एक क्वेश्चन था आपका, मैंने क्वेश्चन नंबर 34 दिया था आपको कि which of the following principle of fuel implies that employees should receive fair wages and treatment। कौन सा जो प्रिंसिपल है फ्यूल का जो कि ये इम्प्लाई करता है कि एम्प्लॉयज को रिसीव होना चाहिए फेयर वेजेस, उनको मिलना चाहिए और फेयर तरीके से उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट भी आपको करना है और फेयर वेजेस भी देना है। तो कौन सा हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल ये इम्प्लाई करता है, बताता है? क्या वो इक्विटी प्रिंसिपल है, क्या वो डिसिप्लिन प्रिंसिपल है, क्या रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल की फिर ऑर्डर? तो एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है वो इक्विटी प्रिंसिपल है। इक्विटी प्रिंसिपल में जो हेनरी फॉल ने दिया है वो ये बताता है कि देयर शुड बी एम्प्लॉय शुड रिसीव फेयर वेजेस एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, एक इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए सारे वर्कर्स का एंड इक्वल आपको वेजेस भी देने चाहिए। तो ये हमारा इक्विटी प्रिंसिपल है जो कि डिस्क्राइब करता है इस वाले को। ठीक है, ओके। अब मूव करते हैं अपने पार्ट टू पे। Okay, so now we are going to talk about question number 11. ठीक है, question number 11 is asking कि which principle of Taylor aims at selecting and training right people, right employees। कौन सा टेलर का प्रिंसिपल है जिसका ये एम होता है कि हम सेलेक्ट करेंगे और ट्रेन करेंगे राइट एम्प्लॉयज को? क्या वो प्रिंसिपल ये सारी चीजें क्या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में मेंशन की गई है, या फिर ये हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में मेंशन किया गया, या फिर ये साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स में मेंशन किया गया, या फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म? तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो कि व्हाट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल, इफ यू नो व्हाट इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड प्रिंसिपल, यू नो व्हाट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में ऐसा कुछ सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग राइट एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ मेंशन ही नहीं किया गया। उसमें तो ये मेंशन किया गया कि हमें साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस करके डिसीजन लेना है, ना कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड और ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड रूल ऑफ थंब को फॉलो करना है। तो ये ऐसे बात की गई है उसमें, तो ये तो नहीं होगा साइंस नॉट ऑफ रूल ऑफ थंब में, तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है। क्या ये हार्मनी नॉट डिस्कार्ड है? तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में तो बोला गया कि देयर शुड बी म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, तो उसमें भी कुछ ऐसा सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग राइट एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। क्या ये कोऑपरेशन? तो ये भी नहीं होगा। क्या ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड है? तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में होता है कि आपको there should be cooperation between management and workers, ना कि आप इंडिविजुअलिज्म को करें, मतलब कि आपको मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को साथ में चल के ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करना है, ना कि आपको इंडिविजुअलिटी आपको वहां पे शो करना है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ बात नहीं की गई है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, एक्चुअली ये जो है पूरा कंप्लीट इसमें नहीं दिया गया। अब ये सीयूटी एनटीए से कर सकता है कि आपको कंफ्यूज, पर ये जो मेंशन है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, एक्चुअली ये आपको दिखेगा जो चौथा प्रिंसिपल है। टोटल चार प्रिंसिपल हैं जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए हुए हैं। चार साइंटिफिक प्रिंसिपल है। पहला हमारा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये वाला। दूसरा हमारा हार्मनी नॉट डिस्कार्ड है। तीसरा हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। और चौथा हमारा है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर, मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, यही लिख देती हूँ, डेवलपमेंट ऑफ workers to their greatest efficiency। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये बात की गई है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी।
एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ वर्कर्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी ये चीज मेंशन की हुई है। ओके, तो ये आपका जो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी है, तो इसमें आपको बताया गया कि आपको मतलब वर्कर्स का डेवलपमेंट करना है टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो नॉर्मल सी बात है, आप वर्कर्स की डेवलपमेंट कैसे करोगे? आप उनको साइंटिफिक सिलेक्शन करोगे, साइंटिफिक तरीके से उनका सिलेक्शन करोगे और फिर आप वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तब जाके आप उनको और इफिशिएंट बना पाओगे वर्कर्स को। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा हो ना कि अरे साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, तो ऐसा कोई प्रिंसिपल ही नहीं था जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। हाँ, ये वाला एकदम सेम ऐसा प्रिंसिपल का नाम नहीं है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, बट ये जो कंटेंट है ये आपको मेंशन किया गया है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है कि विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट एन इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कौन सा प्रिंसिपल है जो कि सजेस्ट करता है कि इक्वल डिवीजन होना चाहिए, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब जो भी जिम्मेदारियां हैं उसका इक्वल डिवीजन होना चाहिए, किसके किसके बीच में? वर्कर्स के बीच में एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट के बीच में। ये कौन सा प्रिंसिपल सजेस्ट करता है? क्या वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है? क्या वो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड है? क्या वो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है? या फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी? तो आप मुझे बताइए, क्या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में ये चीजें, ये बातें की गई हैं? हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में ये बातें की गई हैं? कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में ये बातें की गई हैं? कि डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी? तो यहाँ पे आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में इससे कोई रिलेटेड बात नहीं किया गया है। आपको हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में भी इससे रिलेटेड कोई बात नहीं किया। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में तो बोला है कि भाई म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उस पर डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की गई है, वो भी वर्कर्स के। तो ऐसा कुछ इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट का इसमें भी कोई ऐसा बातचीत नहीं हुई है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि देयर शुड बी कोऑपरेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए किसके किसके बीच में, आपके जो भी मैनेजमेंट है और जो कि वर्कर्स है उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, आपको कंपटीशन को रिप्लेस करना होगा किससे? कोऑपरेशन से। मतलब कि आपको कंपटीशन नहीं करना है, आपको कोऑपरेशन दिखाना है। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग कि टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ। अब इसका आंसर तो आप बता देंगे, मैंने पार्ट वन में ही आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि एफ डब्ल्यू टेलर को कौन से फादर ऑफ बोला जाता है और हेनरी फ्योल को क्या बोला जाता है। तो टेलर मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अगर एफ डब्ल्यू टेलर, तो समटाइम्स आपको पता होना चाहिए एफ डब्ल्यू टेलर जो है, तो एफ डब्ल्यू का हमारा फुल फॉर्म क्या है? तो एफ डब्ल्यू मतलब कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ओके, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, एफडब्ल्यू टेलर, मतलब कि फ्रेडरिक इनका पूरा नाम था। इन शॉर्ट हम एफडब्ल्यू टेलर बोलते हैं, बट अगर पूरा नाम अगर आप बोलेंगे तो उनको बोलते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, ओके, तो टेलर मतलब कि एफडब्ल्यू टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्या हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं? क्या फिर इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं? कि हम उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट बोलते हैं? आप बताइए। तो एफ डब्ल्यू टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, और हेनरी फ्योल को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, या वी कैन से फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, ओके, आते हैं हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो मैंने क्या बताया था, जो एफ डब्ल्यू टेलर ने, उन्होंने चार प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, टोटल चार प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, और उन्होंने आई थिंक सेवन सेवन टेक्निक्स दिए हुए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ठीक है, उस लाइक फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। आई थिंक टोटल्स आती हैं, राइट? Function foremanship, standardization and simplification of work, method study, motion study, time study, fatigue study, and last one is
डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, यस। 7 उन्होंने टेक्निक दिए हुए FW टेलर ने, और 4 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, ठीक है। चारों प्रिंसिपल कौन से थे? एक हमारा था आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, cooperation not individualism, and the fourth one is development of workers to their greatest efficiency and prosperity, right? Okay, so question number 14 to 20 आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। Okay. Question number 14 is asking कि which technique of scientific management aims to eliminate unnecessary movements? कौन सा आपका टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जिसका एम होता है कि आपको अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना है, मतलब जो अननेसेसरी मोशंस हो रहे हैं काम के दौरान उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो दैट काइंड ऑफ टेक्निक इज रिलेटेड टू मेथड स्टडी, टेल मी, दैट इज रिलेटेड टू मोशन स्टडी, दैट इज रिलेटेड टू टाइम स्टडी, या फिर दैट इज रिलेटेड टू फटीग स्टडी। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को करना है तो यू शुड नो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड स्टडी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन स्टडी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी, ठीक है। तो एक्चुअली एम टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स ये आपका मोशन स्टडी में बात की गई है, मेथड स्टडी नहीं होगा, क्योंकि मेथड स्टडी में तो ये बात किया गया कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, आपको एक बेस्ट तरीका ढूंढना है किसी जॉब को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको एक बेस्ट तरीका ढूंढना है, तो दैट वो तो मेथड स्टडी से रिलेटेड था, तो ऐसा कुछ तो बात किया नहीं है। टाइम स्टडी में ये बात किया गया है कि हम कैसे एक इफेक्टिव टाइम की स्टडी करें, और हम लाइक इफेक्टिव टाइम देखें, ठीक है, कि कितने टाइम में जो वर्कर्स हैं वो काम कर पा रहे हैं, ठीक है। और फटीग स्टडी ये बोलता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितना काम करने के बाद से, कितना अमाउंट ऑफ वर्क काम करने के बाद से अमाउंट ऑफ वर्क जो वर्कर्स हैं उनको रेस्ट की जरूरत है, दे नीड लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि फिर से वो दोबारा से, क्योंकि लगातार अगर कोई कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, लगातार आप 6-7 घंटे की ऐसे शिफ्ट लगा दे रहे हो और कोई वर्कर काम कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो थक जाएगा। तो फटीग स्टडी में क्या होता है कि अगर वर्कर सुबह से लेके काम कर रहा है, लाइक 9 से उसका जो शिफ्ट है वो 5 बजे का है, तो ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है वो डायरेक्ट कंटीन्यूअसली 9 से 5 तक की वो शिफ्ट कर नहीं सकता है कि लगातार वो काम कर रहा है विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रेस्ट। तो वहां पे फटीग स्टडी किया गया कि किस टाइम पे जो वर्कर्स हैं कितना अमाउंट ऑफ वर्क करने के बाद से वो थक जा रहा है। तो ऐसे लेट्स से कि कुछ स्टडी हुई जिसमें, अब वो डिपेंड करेगा ना एज पर द वर्क ऑल्सो, तो लाइक कुछ कुछ जो काम है उसमें जो वर्कर्स हैं 9 बजे से काम स्टार्ट कर रहे हैं और 12 बजे तक आके थोड़ा-सा वो थक जा रहा है। तो यहाँ पे पता चला कि अच्छा ठीक है, 12 बजे से साढ़े 12 तक या 12:15 तक मुझे रेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद से बीच में वो 3 और 4 बजे के टाइम पे थक रहे हैं, तो फिर वहाँ पे उनको, तो ये फटीग स्टडी, इसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं। टाइम स्टडी में हम टाइम की से रिलेटेड स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी में हम मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, और मेथड स्टडी में मेथड स्टडी से, सॉरी, मेथड से रिलेटेड की व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, ठीक है। तो मोशन स्टडी यहाँ पे होगा कि मोशन स्टडी वो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जिसका एम है टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज टॉकिंग अबाउट कि टाइम स्टडी हेल्प्स इन, जो आपका टाइम स्टडी है वो आपकी मदद कैसे करता है। पहला ऑप्शन, डिटरमाइनिंग फेयर डेज वर्क, सेलेक्टिंग बेस्ट मेथड, और आई थिंक इसके 3 ऑप्शन नेक्स्ट पार्ट में होंगे, की रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, की फिक्सिंग वेजेस। तो आपको बताना है कि जो टाइम स्टडी है वो आपकी किस चीज में हेल्प करता है, क्या वो वेजेस को फिक्स करने में हेल्प करता है, क्या वो लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, या फिर वो बेस्ट मेथड सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, या फिर डिटरमाइनिंग फेयर डेज वर्क। तो सेलेक्टिंग बेस्ट मेथड तो मेथड स्टडी करता है, टाइम स्टडी थोड़ी करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर आपका था कि रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, क्या लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करने में आपका टाइम स्टडी हेल्प करता है, तो ये भी नहीं है। फिक्सिंग वेजेस, वेजेस को फिक्स करने में हेल्प करता है, तो ये भी नहीं है। तो एक्चुअली जो आपका टाइम स्टडी है वो हेल्प करता है कि डिटरमाइनिंग फेयर डेज वर्क, ठीक है, ये इसमें हेल्प करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 16। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोलता है कि द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट डील्स विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड वर्किंग कंडीशन इज। कौन सा जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कि डील करता है विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड वर्किंग कंडीशन? क्या वो टाइम स्टडी है, क्या वो मेथड स्टडी है, क्या वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है,
या फिर वो फंक्शनल फोरमैनशिप है? तो आप मुझे बताइए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड वर्किंग कंडीशन से जो रिलेटेड चीजें हैं वो क्या टाइम स्टडी में आप टाइम स्टडी में पढ़ते हो, आप मेथड स्टडी में देखते हो, या फिर आप फंक्शनल फोरमैनशिप में देखते हो, या फिर आप स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में? तो एक्चुअली इसकी बातें हमारी कौन से टेक्निक्स में हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब अलग है और सिंप्लीफिकेशन का मतलब अलग है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि तो 1 सेकंड। Hmm. So we are talking about स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो जो ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है, तो ये दोनों हमारे डिफरेंट टर्म्स हैं। लाइक स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन तो ये हो गया कि स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड, उसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। और जो सिंप्लीफिकेशन होता है, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या होता है कि हम लोग अननेसेसरी जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, फिर लाइक हमारे प्रोडक्ट के वेराइटीज होते हैं, साइजेस होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि हम अननेसेसरी चीजों को, अननेसेसरी प्रोडक्ट के वेराइटीज को, फिर उसके लेट्स से साइजेस को एंड ग्रेड्स को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, मतलब कि हमने वर्क को और सिंप्लीफाई कर दिया। और स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि हम लाइक एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लाइक इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है। Okay. And functional foremanship, though, it's just opposite to the principle that is given by Henry Ford, that is unity of command. ये पूरा opposite है unity of command में। Like unity of command में क्या होता है कि सारे जितने भी subordinate होते हैं उनको order receive करना होता है एक superior से, right? But functional foremanship में क्या होता है? functional foremanship ये होता है कि एक ही person सब चीजों में like कि अच्छा नहीं हो सकता है, तो फिर उसके बाद से बहुत सारे लाइक लोग होते हैं और वो फिर उसको क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो लाइक यूनिटी ऑफ कमांड में होता है कि हर एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर देखेगा, बट फंक्शनल फोरमैनशिप में ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शनल फोरमैनशिप जस्ट अपोजिट है, जस्ट कॉन्ट्रास्ट है कि एक पर्सन सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता है, तो हम बहुत सारे लोगों को हायर करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको दिख रहा होगा कि कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज रिलेटेड टू, जो ये कॉन्सेप्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप वो किससे रिलेटेड है? क्या वो वन सुपरवाइजर फॉर ईच वर्कर से रिलेटेड है, मल्टीपल फोरमैन फॉर डिफरेंट फंक्शंस, वन वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, या नन ऑफ दिस? तो जो ये कॉन्सेप्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप का, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये बोलता है कि वन सुपरवाइजर फॉर ईच वर्कर, ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुआ इसमें, तो ये तो नहीं होगा। मल्टीपल फोरमैन फॉर डिफरेंट फंक्शंस, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, एक बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय, गलत, नन ऑफ दीज। तो जो कॉन्सेप्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप का वो इससे रिलेटेड है कि मल्टीपल फोरमैन होते हैं। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज गिवन बाय F.W. टेलर। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल फोरमैन्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, क्योंकि इसका मानना ये होता है दैट इज जस्ट अपोजिट टू द यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक फोरमैन लाइक सारे फंक्शंस नहीं कर सकता है, तो इसलिए मल्टीपल फोरमैन होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है उसको क्यों डिजाइन किया गया है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को डिजाइन किया गया है, पहला ऑप्शन वेजेस को इंक्रीज करने के लिए, दूसरा ऑप्शन पेनलाइज स्लो वर्कर्स एंड रिवॉर्ड इफिशिएंट वंस, या फिर इंश्योर इक्वालिटी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है ये हमारा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, ये बोलता है कि आपको लाइक इस टेक्निक से आपको ये पता चल जाता है कि आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हो कि एफिशिएंट वर्कर्स कौन है और नॉन एफिशिएंट वर्कर्स कौन है। लाइक कि डिफरेंशियल पीस पे सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग इसको इसलिए डिजाइन करते हैं कि जो स्लो वर्कर्स हैं, मतलब पेनल्टीज तो नहीं होती है, बट एटलीस्ट उनको ये पता चल पाता है कि उनको और काम करना होगा, उनको एक मोटिवेशन आता है। और जो इफिशिएंट वन है उनको क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा। लाइक जो जैसे काम करेगा, जो जितना काम करेगा उसके बेसिस पे वहां पे क्या होता है, लोगों को, वर्कर्स को वेजेस मिलता है। अगर कोई 9 घंटा काम करने की ताकत रखता है तो उसको
9 घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, वेज मिलेगा। और अगर कोई 7 घंटे की ताकत रखता है, 8 घंटे की सिर्फ ताकत रखता है काम करने की, तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो ये पर आपका डिफरेंशियल पीस पे सिस्टम में ऐसा होता है कि एज पर द इफिशियंसी वर्कर्स को वेजेस मिलते हैं। जो जितना इफिशियंट होगा उसको ज्यादा वेजेस मिलेंगे, और जो कम इफिशियंट होगा उसको कम। तो एक्चुअली डिफरेंशियल पीस पे सिस्टम एक डिफरेंशिएशन भी क्रिएट करा देता है कि कौन इफिशियंट है और कौन आपका इनएफिशिएंट है। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि द स्टडी कंसर्न विद रिमूविंग अननेसेसरी टास्क इज। कौन सी स्टडी जो कि किससे कंसर्न है कि हम अननेसेसरी टास्क को रिमूव कर देते हैं? क्या वो मोशन स्टडी से रिलेटेड है, क्या वो मेथड स्टडी से रिलेटेड है, क्या वो टाइम स्टडी से रिलेटेड है, क्या वो फटीग स्टडी? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि कौन सी स्टडी है विच इज कंसर्न विद रिमूविंग अननेसेसरी टास्क। ठीक है, टाइम स्टडी में ऐसी कोई बात नहीं करती है, ऐसी कोई बात नहीं होती, तो टाइम स्टडी तो नहीं होगा। फटीग स्टडी में भी ऐसा कोई बात नहीं होता। फटीग स्टडी में तो हम रेस्ट इंटरवल ऐसा चेक करते हैं कि कब वर्कर्स को थकान हो रही है, ये इसकी स्टडी करते हैं। टाइम में हम टाइम से रिलेटेड चीजें स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन मेथड स्टडी और मोशन स्टडी में, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन से वर्ड यूज करें। मोशन स्टडी में क्या होता है कि मोशन स्टडी में आप उस चीज की स्टडी करते हो कि आप अननेसेसरी मोशंस को रिमूव कर पाओ। ठीक है, जैसे कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और अगर आप उसको इफिशिएंट बनाना चाहते हो, तो आप उसमें चेक करते हो कि वर्कर्स अगर यहाँ से लेके, सपोज करो वो यहाँ से स्टार्ट कर उसको यहाँ जाना है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में। अगर बीच में कोई भी उसको आप काम ऐसे नहीं, लाइक ऐसा कोई मोशंस, अननेसेसरी मोशंस आप नहीं हो रहा है, तो फिर वो जल्दी काम करेगा। या फिर उसको अननेसेसरी, लाइक अगर आपने इस इंसान को यहाँ भेजना है और अगर एक सीधा रास्ता है, तो फिर वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। बट आपने टेढ़े मेढ़े ऐसे कुछ रास्ते क्रिएट कर दिए, मतलब कि अननेसेसरी उसको मोशंस करने पड़ जा रहे हैं। तो अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो कि मुझे अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करना है, तो दैट इज रिलेटेड टू द मोशन स्टडी। बट यहाँ पे बात हो रही है द स्टडी विच इज कंसर्न विद रिमूविंग अननेसेसरी टास्क। आपको अननेसेसरी टास्क आप रिमूव कर रहे हो, तो वो होता है हमारा मेथड स्टडी से रिलेटेड बात हो रही है। क्योंकि मेथड स्टडी में हम पूरी ये स्टडी करते हैं कि हम एक तरीका ढूंढे जिससे कि हम वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, हम एक बेस्ट तरीका ढूंढे किसी भी जॉब को करने के लिए। तो ये आपका मेथड स्टडी से रिलेटेड है। तो डोंट गेट कंफ्यूज इसमें कि यहाँ पे टास्क वर्ड यूज है ना कि मोशन वर्ड यूज हुआ है। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि फटीग स्टडी। यहाँ से आपको पूरे स्टडी भी आप स्टडी कह रही हो, टेक्निक्स भी आपको पता चल जा रहा है सारे। ओके, सो फटीग स्टडी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग। जो फटीग स्टडी है वो आपकी किस चीज में हेल्प करता है डिटरमाइन करने में? आइडियल रेस्ट इंटरवल, इफिशिएंट मशीन्स, मिनिमम टाइम, या फिर सुटेबल टूल्स। जो फटीग स्टडी है वो एक्चुअली हमारी हेल्प करता है आइडियल रेस्ट इंटरवल को डिटरमाइन करने में, इफिशिएंट मशीन्स, मिनिमम टाइम, या फिर सुटेबल टूल। सुटेबल टूल ऐसा कुछ तो नहीं करता है फटीग स्टडी, मैंने तो नहीं बताया कि फटीग स्टडी आपकी हेल्प करता है सुटेबल टूल्स को डिटरमाइन करने में। मैंने आई थिंक कोई भी टीचर्स जिससे भी आप पढ़ोगे उन्होंने नहीं बताया होगा कि फटीग स्टडी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग सुटेबल टूल्स, राइट? तो ये तो गलत हो जाना है, सरासर गलत है ये। क्या मिनिमम टाइम से रिलेटेड है? मिनिमम टाइम भी नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एफिशिएंट मशीन्स, मशीन कैसे आ गया? मशीन तो है ही नहीं, मशीन की भी कोई बात नहीं की गई है। आइडियल रेस्ट इंटरवल, तो फटीग स्टडी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग आइडियल रेस्ट इंटरवल। एक्चुअली जो फटीग स्टडी है वो हमारी मदद करता है कि हम आइडियल रेस्ट इंटरवल बता पाएं कि किस टाइम पे कितना काम करने के बाद से देयर इज अ नीड ऑफ रेस्ट टू द वर्कर्स, राइट? Okay, the fatigue study helps in determining ideal rest interval. That is correct option. It means क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक। मतलब टोटल हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम एक काम करते हैं, वन सेकेंड, ओके, नाउ आपका आएगा फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फाइनली हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आए। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 27 तक आपको हेनरी फ्योल से जितने भी रिलेटेड प्रिंसिपल हैं उससे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए गए होंगे और आपको उसको आंसर करना है। ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वन सेकेंड। आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 35, होमवर्क क्वेश्चन।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स, जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो क्या बताता है? पहला, ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है आपको कि हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर रिसीव करना चाहिए सिर्फ एक सुपीरियर से? या फिर ऑल एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर वन हेड? या फिर सबऑर्डिनेट शुड फॉलो डिसिप्लिन? या फिर देयर शुड बी वन प्लान फॉर ऑल एक्टिविटीज? आपको बताना है कि उन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और आप क्वेश्चन नंबर 33, एक ये होमवर्क क्वेश्चन ले लो कि which technique of scientific management aims to find the best way of doing a job? ओफ, मैंने भी रिसेंटली बताया था, बट आई थिंक आप भूल गए होगे ना? नहीं? ओके, लेट्स सी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको याद है कि नहीं याद है। तो विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक है जिसका एम होता है कि हम एक बेस्ट तरीका ढूंढे ऑफ डूइंग अ जॉब? फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, क्या ये आप मेथड स्टडी में पढ़ते हो? क्या फिर आप टाइम स्टडी में इससे रिलेटेड बात करते हो, या फिर मोशन स्टडी में, या फिर आप फटीग स्टडी में? आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। तो दीज आर द टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 35 इज द होमवर्क क्वेश्चन। तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर दे। इससे ये शो होगा कि आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या क्या देखा? हमने अभी तक पार्ट टू तक मैं अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, like principle of management and pure scientific principles both are different. Like principle of management is flexible in nature, they can adapt itself as per the changes, as per the business environment, as per the situation, as per the event. But जो आपकी basic scientific pure जो principle होते हैं, they are not flexible in nature, they are not variable in nature, they are rigid in nature. Like न्यूटन्स के लॉ, ठीक है, वो rigid है। आप कहीं भी आप उसको अप्लाई करते हो तो फिर वो न्यूटन्स का लॉ ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा एज पर द एनवायरमेंट, ऐसा नहीं है। दे आर फिक्स्ड इन नेचर, ठीक है, दे आर रिजिड इन नेचर। ओके, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना, उसके फीचर्स जाने, उसके इम्पोर्टेंस को जाना। फिर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के भी बारे में जाना। शॉर्ट में लिख देती हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के भी बारे में जाना। टोटल हमारे पास ये चार होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है यस, हार्मनी और डिस्कार्ड। ठीक है, एक होता है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मेरे ध्यान से उधर जाता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, एक आपका था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, और द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। टू देयर greatest efficiency, इसी में एडजस्ट करते हैं, प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो दीज आर द फोर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अलावा हम्म, इसके अलावा हमने वो टेक्निक्स देखे, ठीक है, कि टेक्निक्स क्या है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल आई थिंक 7 है। आई थिंक नहीं, आई एम श्योर टोटल 7 है। The first one is the functional foremanship. The second one is standardization and simplification of work. Method study. The third one is method study. Fourth one is motion study. Fifth one is fatigue study. And sixth one is differential pieceways system. And I think एक और था, total 7 है।
स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, राइट? टोटल 7 है। वन सेकेंड, एक बार और रिवाइज करते हैं। The first one is functional foremanship. Second one is standardization and simplification of work. The third one is motion study. Yes, time study. Yeah. Third one is motion study, method study, time study, fatigue study, and the last one is differential piece-based system. The total 7 है, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा, and then fourth, 14 हेनरी फ्योल प्रिंसिपल, ठीक है? हेनरी फ्योल ने टोटल प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल टोटल 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने देखे हुए हैं। और साथ ही साथ एडिशनली मैंने आपको ये भी बताया है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? एफ डब्ल्यू टेलर, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, एंड फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या वी कैन से फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वो आप हेनरी फ्योल को बोलते हो, ठीक है? तो ये रहा हमारा आज का पार्ट 2 कंप्लीटेड, ठीक है? पार्ट 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब लास्ट है हमारा पार्ट 3, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपका रिवाइज भी करा दी कि क्या क्या चीज़ अभी तक हमने पार्ट 2 तक कवर कर लिया है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क।